जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरुआत करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने की। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हमें मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने की इच्छा होती है और इसके लिए हम किताबों का रुख करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है किताबों के द्वारा ये समझ पाना कि मध्य प्रदेश का इतिहास क्या रहा है। या कभी आपने अगर मध्य प्रदेश का इतिहास काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ भी लिया हो तो इसका जो सीक्वेंस होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का इतिहास किस तरह से रहा है, उसका सीक्वेंस हमारे दिमाग में काफ़ी अच्छी तरह से नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ते हैं तो ये काफ़ी अलग होता है जैसे कि हम भारत का या विश्व का इतिहास पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करूं तो यहाँ पर अगर यदि हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास को हम प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और फिर इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, इसमें बांट लेते हैं। ऐतिहासिक काल को यदि भारत के हिसाब से पढ़ें तो यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को हम अलग अलग तरह से बांट सकते हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश में इस तरह की बात आती है तो सिर्फ वहाँ पे कुछ लिमिटेड फैक्ट्स होते हैं हमारे दिमाग में कि पर्टिकुलर एमपी में किस जगह से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी या मौर्य काल के साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं, ये ही कुछ फैक्ट्स हमारे दिमाग में होते हैं। कोई भी सीक्वेंस नहीं है मध्य प्रदेश के इतिहास को लेकर। आज के इस वीडियो से मैं प्रयास करने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश का इतिहास भी उसी तरह से आपके दिमाग में रहे जिस तरह से भारत का या विश्व का इतिहास है। तो इसके लिए हम ज़रूरी है कि हम सब यहाँ पर एक प्रॉपर नोट्स डेवलप करें और समझ के उसके नोट्स बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक फैक्ट, हर एक जो समयावधि या काल है वो आपको मध्य प्रदेश के लिए मिल जाए। जैसे कि हम यदि बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो उसकी कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता को मध्य प्रदेश में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं तो भारत में क्या चल रहा था उसी के साथ ही हम यह भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था। मौर्य काल यदि भारत के हिसाब से बात की जा रही है उसमें, तो भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश के इतिहास में मौर्य काल का क्या योगदान है उसे भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। मतलब यदि हम भारत के इतिहास को और मध्य प्रदेश के इतिहास को जोड़ने का प्रयास करें कि उसी समय भारत में कौन सी गतिविधि हो रही थी और उसी गतिविधि के दौरान मध्य प्रदेश के इतिहास में कौन सी गतिविधि हो रही थी, तो इन दोनों को यदि हम साथ में लेके चलें तो काफ़ी आसान होगा चीज़ों को याद रख पाना। तो इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आज से शुरुआत करूँगा मध्य प्रदेश के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल की। जानेंगे सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जो कि मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। तो सबसे पहले हम इतिहास की यानी कि मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत करें उससे पहले आपको जानना होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल कहाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका अस्तित्व कहाँ होता है। तो जो भी इतिहास है उसे बेसिकली तीन पार्ट में, तीन भागों में डिवाइड किया गया है यानी विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जहाँ मानव, आदि मानव की ज़िंदगी जीता था, मतलब खाना बदोश ज़िंदगी जीता था। जहाँ जो चीज़ खाने को मिल गई वहाँ खा लिया, वहीं सो गया, वहाँ से फिर उठा फिर आगे चल दिया। कहीं एक जगह निवास करना, अपने लिए अन्न बनाना या अन्न पकाना, ऐसा कोई भी जीवन यापन का तरीका नहीं था उस मानव का, इसीलिए उसे हम आदि मानव कहते हैं। और वो ज़िंदगी जो जीते थे वो उसे हम खाना बदोश ज़िंदगी कहते हैं। तो उस समय ना तो व्यक्ति को लिखना पढ़ना आता था, ना तो उसे समझना आता था। तो ऐसी खाना बदोश ज़िंदगी को जिस काल में हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो एक ऐसा काल जहाँ मानव को ना तो लिखना पढ़ना आता था और ना ही वहाँ से हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे काल को बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। फिर इसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि एक ऐसा काल जब मानव को लिखना पढ़ना तो आ गया लेकिन उनके द्वारा जो लिपि उपयोग में लाई गई उन लिपियों को हम आज भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो ऐसे काल को बोला जाता है आदि ऐतिहासिक काल।
इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जहाँ से मानव को लिखना पढ़ना भी आ गया और उनकी लिपि को हमें समझना भी आ गया, तो उस काल को बोला गया ऐतिहासिक काल। इन्हीं कालों में से एक काल जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जहाँ के सिर्फ जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो अलग अलग विधियों के द्वारा हमें उन वस्तुओं की जो एज यानी कि जो आयु हमें पता चली है, उन्हीं के आधार पर हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से स्थल, कौन कौन सी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं। तो इसी प्राग ऐतिहासिक काल को आज के इस वीडियो से हम समझेंगे मध्य प्रदेश को जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसे हम पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में बांट सकते हैं। जी हाँ, पाषाण काल एक ऐसा काल है जहाँ पर केवल पत्थरों का उपयोग किया जाता था, और ताम्र पाषाण काल एक ऐसा काल है जहाँ तांबा और पत्थर दोनों से ही बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। जो पाषाण काल है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हालांकि पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए हमें इतना डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर यदि हम पाषाण काल को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में भी पढ़ेंगे तो हमें मध्य प्रदेश से जुड़े हुए काफ़ी सारे तथ्य प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा पुरापाषाण काल की, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और फिर पढ़ेंगे नवपाषाण काल और इसके बाद पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, और देखेंगे कि कौन कौन से आवश्यक तथ्य हैं जो आपके जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसमें पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पुरापाषाण काल ये एक ऐसा काल है जहाँ पर मानव खानाबदोश जीवन जीता था, और किस पर निर्भर था अपने जीवन यापन के लिए, तो शिकार पर। अब उस समय सोच के देखिए कि खानाबदोश ज़िंदगी जीता था मानव, खानाबदोश ज़िंदगी जी रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसको शिकार करने के लिए, शिकार के द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये औजार होते थे हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, जिसके चित्र आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे होंगे। ये जो हैंड एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हैंड एक्स इस तरह से ये नुकीले पत्थरों का उपयोग करते हुए शिकार किया करते थे और अपना भोजन प्राप्त करते थे। पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं हमें नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, हालांकि और भी कई क्षेत्र हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो स्थान हैं उनको अलग अलग करके बताऊंगा। सबसे पहला स्थान जहाँ से पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है नर्मदा नदी घाटी का क्षेत्र। इनके खोज करता रहे, मतलब ये जो नर्मदा घाटी क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर ही पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर आप रटने की बजाय यदि याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। वो कैसे, देखिए, पुरापाषाण काल जहाँ पर मानव खानाबदोश ज़िंदगी जी रहा है। अब खानाबदोश ज़िंदगी जी रहा है इसका मतलब समझिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा आ रहा है, तो वो ऐसी किस जगह से आएगा जाएगा जहाँ से उसकी आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसकी पूर्ति हो सके, मतलब जो भी इसको आवश्यक वस्तुएं हैं वो प्राप्त हो सके। तो इंसान के लिए खाना और पानी दोनों आवश्यक होता है, और चूंकि मैंने यहाँ पर बताया कि जो आदि मानव था यहाँ पर वो शिकार पर निर्भर होता था, और शिकार के लिए उसे पशुओं के पास जाना होगा। तो पशु कहाँ पर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं? पशु आसानी से प्राप्त हो सकते हैं ऐसी जगह जहाँ वो पानी पीने के लिए आते हों। तो यहाँ पर पानी का स्रोत है नदी। इसी वजह से आप जब भी पुरापाषाण काल को, चाहे वो आप देश को लेकर पढ़ रहे हूँ, विश्व को लेकर पढ़ रहे हूँ या मध्य प्रदेश को लेकर पढ़ रहे हूँ, तो जब भी पुरापाषाण के साक्ष्य जो आपको प्राप्त होंगे उनमें कहीं ना कहीं नदी घाटियों का उल्लेख होगा ही होगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो, इंडिया लेवल पे पढ़ रहे हो, वर्ल्ड लेवल पे पढ़ रहे हो या स्टेट लेवल पे पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो नदियाँ हैं उन नदियों के आसपास ही पशु पाए जाएंगे। इन्हीं जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और इन्हीं के पास इन्हें आसानी से, जो मानव है, आदि मानव है, इन्हें आसपास आसानी से पशु प्राप्त हो जाएंगे, जहाँ से ये छुपकर आसानी से पशुओं का शिकार कर सकेंगे और शिकार के द्वारा अपने खाने को, अपने भोजन को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ये भी तो मानव है, इन्हें भी तो प्यास लगती होगी, तो इन्हें भी पानी की जो आवश्यकता होगी, तो वो भी पानी के लिए इन्हीं क्षेत्रों के आसपास घुमा करते होंगे, फिरा करते होंगे
और शिकार किया करते होंगे। तो इन्हीं वजह से यहाँ पर जो भी पुरापाषाण के स्थल हैं वो मैक्सिमम आपको नदी घाटी क्षेत्र प्राप्त होंगे। अब इनकी खोजकर्ता की यदि बात की जाए तो इनके खोजकर्ता थे HD साकलिया, मैक ब्राउन, RB जोशी और BB लाल। ये कुछ प्रमुख खोजकर्ता हैं, और भी कई खोजकर्ता आपको प्राप्त होंगे, लेकिन ये कुछ प्रमुख खोजकर्ता हैं जिन्होंने नर्मदा घाटी क्षेत्र में इन सभी स्थानों की खोज की है जहाँ से पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, कोई लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हो नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो कौन से साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं? वो साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं जो उस समय की वस्तु हैं या उस समय जो ये लोग एक जगह कहीं रुकने के लिए, अब ऐसा तो है कि वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, लेकिन रात के समय आराम करने के दौरान वो किन्हीं किन्हीं स्थानों का उपयोग करते होंगे। तो ऐसे ही स्थानों की खोज यहाँ पर इन व्यक्तियों के द्वारा की गई है जो कि काफ़ी प्रमुख है, आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से प्रमुख है SD साकलिया, मैक ब्राउन, RB जोशी और BB लाल। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, भारत में सबसे पहले 1982 में ही नर्मदा घाटी के किनारे जो हथनौरा गांव है, यहाँ से मानव की उत्पत्ति की जानकारी मिली थी। तो ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मानव की उत्पत्ति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो हथनौरा गांव में। और कब से प्राप्त होती है? 1982 से। अब यहाँ से प्राप्त क्या हुआ था? तो यहाँ से प्राप्त हुआ था मानव का कंकाल, और मानव के कंकाल में भी क्या प्राप्त हुई? तो खोपड़ी के भाग प्राप्त हुए थे। और ये कहाँ पर? तो नर्मदा घाटी के क्षेत्र में, यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपको होशंगाबाद एक दिखाई देगा जब आप मैप देखेंगे, तो यहाँ पर एक होशंगाबाद क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र में यहाँ पर आपको दिखाई देगा हथनौरा गाँव होशंगाबाद में, और इसी हथनौरा गाँव में मानव की जो खोपड़ी के भाग थे वो प्राप्त हुए थे। और इस जो कहना चाहिए मानव खोपड़ी है, इसका जब आकलन किया गया तो ESR यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस डेटिंग पद्धति से इसका आकलन किया गया था। और इससे पता चलता था कि ये जो कंकाल है ये लगभग 3.5 लाख वर्ष पुराना है, और यहीं से मानव के विकास की शुरुआत हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, क्योंकि इससे सोनकिया जी, अच्छा इनकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की थी सोनकिया जी ने। और ये जो सोनकिया जी थे, प्रोफेसर सोनकिया थे, इन्होंने ही बताया था कि भाई जो मानव है वो अफ्रीका में नहीं जन्मा था, बल्कि कहाँ जन्मा था? भारत में जन्मा था। और इन्होंने ये जो मानव खोपड़ी थी, ये जो खोपड़ी जो प्राप्त हुई थी हथनौरा से, इसे नर्मदा मानव का नाम दिया था। जी हाँ, याद रखिएगा क्या नाम दिया था? नर्मदा मानव। और ये कहाँ पर खोजा गया था? तो 5 दिसंबर 1982 में ये खोजा गया था। अब इसको लेकर एक बहुत ही सैड न्यूज़ है कि जिन्होंने इसकी खोज की थी, मतलब कि सोनकिया जी, इनका निधन हो गया 2018 में। जी हाँ, एक रोड एक्सीडेंट में सोनकिया, डॉक्टर सोनकिया जो थे, उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। लेकिन इन्होंने ही जो ये नर्मदा मानव की जो खोपड़ी थी, इसकी खोज की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने की थी, तो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर सोनकिया जी ने की थी। अब यहाँ पे जो नर्मदा मानव है, जिसे वैज्ञानिकों ने इस खोपड़ी का नाम दिया था नर्मदा मानव, तो यहाँ पर इसके अलावा भी नर्मदा घाटी में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा और जंगली भैंसों के जीवाश्म भी खोजे गए थे इस नर्मदा घाटी क्षेत्र से। इसके अलावा हथनौरा के सामने ही जो धांसी और सूरज कुंड है, इसके पास जो नर्मदा नदी का उत्तरी तट था, यहाँ से जो विलुप्त हाथी है स्टेगोडॉन, ये देखिए जिसकी जो बड़े बड़े ये जो दांत दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े दांत वाले हाथी को बोला जाता था स्टेगोडॉन। तो स्टेगोडॉन के जो दोनों दांत और ऊपरी जबड़े के जीवाश्म प्राप्त हुए थे, वो भी हथनौरा के पास ही धांसी और सूरजकुंड में नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर प्राप्त हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन्हें कहीं पर नोट डाउन करते जाइएगा प्लीज़। जो भी मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा के आप नोट्स बना सकते हैं, या तो आप यहाँ पर नोट करिए। मैं यहाँ पर नोट करने के लिए क्यों कहता हूँ? क्योंकि जब भी आप इन फैक्ट्स को नोट करते हैं तो इन फैक्ट्स को नोट करने के साथ ही
आपको अपने आप चीज़ें याद रह जाती हैं। और यदि आपको चीज़ें याद हैं तो आपको नोट्स कहना चाहिए बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि रिकॉल करना अच्छी बात होती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि एक ही बार में हमें याद हो जाए। एक बार नहीं तो दूसरी बार अच्छे से याद हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा ये एग्ज़ाम के लिए। अब इसके बाद पुरापाषाण के काल के अंतर्गत ही यदि हम यहाँ बात करें कि जो दूसरी नदी घाटी है वो है सोन नदी घाटी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुरापाषाण काल के जो लगभग स्थल हैं वो सभी नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में ही मिलेंगे। और सोन नदी घाटी भी यहाँ पर काफ़ी प्रमुख है, जो अमरकंटक से निकलती है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सोन नदी घाटी है। यहाँ से भी काफ़ी प्रमुख जो औजार हैं, लगभग 464 औजार प्राप्त हुए थे और यहाँ पे खोजकर्ता थे निसार अहमद। तो सोन नदी घाटी के खोजकर्ता कौन थे यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं यहाँ पर निसार अहमद। इन्होंने ही यहाँ पे पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त किए थे। इसके बाद आती है चंबल नदी घाटी। तो चंबल नदी घाटी यहाँ पर देखिए कि ये जो इंदौर है यहाँ से निकलती है और चंबल नदी जो इंदौर है, इंदौर में जानपाव पहाड़ी से निकलती हुई ये उज्जैन के बाद रतलाम मंदसौर और नीमच के बाद यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करती हुई ये वापस से मध्य प्रदेश में श्योपुर, मुरैना और भिंड होते हुए ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो ये नदी है इसी के आसपास के क्षेत्रों में, और ज़्यादातर जो मध्य प्रदेश में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपके इंदौर हैं, उज्जैन है, मंदसौर है, नीमच है, इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो पुरापाषाण काल के साक्ष्य हैं, औजार हैं, वो प्राप्त हुए हैं। और इस समय यहाँ के खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ के खोजकर्ता थे वाकड़कर सर। तो वाकड़कर सर के द्वारा यहाँ पर खोज की गई और काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर औजार वगैरह प्राप्त हुए थे। अब यहाँ इसके बाद यदि हम बात करें पुरापाषाण के अंतर्गत भीमबेटका की गुफाओं के बारे में, तो इन भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी 1957-58 में, जो की थी वाकड़कर सर ने। जी हाँ, इनका पूरा नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये खोज की गई थी। जो भीमबेटका है ये रायसेन जिले के अंतर्गत आती है। जी हाँ, ये जो जिला आप देख रहे हैं ये रायसेन जिला है और ये एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल माना जाता है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यहाँ पर आपको शैलचित्र और शैलाश्रय दिखाई देंगे। शैलाश्रय मतलब शैल होता है पत्थर और आश्रय मतलब जब वहाँ वो रुका करते थे, वहाँ चित्र बना दिया करते थे, तो वो शैलाश्रय कहलाते हैं। तो शैल चित्र भी दिखाई देंगे और ये जो आपको ओट टाइप की दिखाई दे रही है इन्हें शैलाश्रय कहा जाता है। तो यहाँ से ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये जो चित्र होते थे ये पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय के बीच के माने गए हैं। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाओं की यदि मैं बात करूं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो कि भोपाल में स्थित है, अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान भी किया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल था उन्होंने यहाँ पे कब राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था भीमबेटका को, तो अगस्त 1990 में। वहीं जुलाई 2003 में किसके द्वारा विश्व धरोहर स्थल यहाँ पे घोषित किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसके द्वारा ही विश्व धरोहर स्थलों की सूची जारी की जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम पुनः, देखिए यहाँ पर हम बात कर चुके हैं पाषाण काल की और पाषाण काल में हमने बात की यहाँ पर पुरापाषाण काल की। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल। जी हाँ, यहाँ पर पुरापाषाण काल हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल, अब यहाँ पर मध्य पाषाण काल आते आते जो मानव था वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चीज़ों को समझने लगा था और ये भी जानने लगा था कि यदि वो यहाँ पे पशुपालन करने लगे तो उसकी जीवन यापन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से उसे प्राप्त हो सकती हैं। तो इसके लिए उसने पशुपालन करने की भी शुरुआत कर दी थी और अब वो शिकार जो करता था वो काफ़ी अच्छी तरह से करना सीख गया था। अब दूर से भी
वो पशुओं का शिकार कर सकता था, और दूर से जब वो उनके ऊपर वार किया करते थे तो उसके लिए ज़रूरी है कि पैने और नुकीले और छोटे हथियारों का उपयोग किया जाए। और इसी समय से जो छोटे उपकरण हैं उनके उपयोग का चलन चालू हो चुका था, और इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो औजार थे पत्थरों के द्वारा बने हुए, ये शिकार के लिए उपयोग में लाए जाते थे, ताकि ये आसानी से उन जंगली जीवों का शिकार कर सकें और अपनी भोजन की व्यवस्था कर सकें। तो यहाँ पर अभी भी मैं यहाँ पे बात करूँगा मध्यपाषाण के समय जो कि प्रमुख स्थल में आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। ऐसे तो मध्य प्रदेश के अलावा आप यदि भारत के इतिहास की बात करेंगे तो कई सारे स्थल आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे यदि मैं मध्यपाषाण कालीन स्थलों की बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रमुख स्थल है वो आदमगढ़, और ये होशंगाबाद में है। और अभी भी देखिए आप, ये नर्मदा नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी यहीं से जाती है, आपको पता होगा, अभी आपने मैप में देखा। तो यहीं से मध्यपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे जो खोजकर्ता थे वो थे आर.वी. जोशी और एम.डी. खरे, और इन्होंने यहाँ पे उत्खनन किया था 1960-61 में। तो आदमगढ़ एक मध्यपाषाण काल स्थल है जहाँ पे वही शैलकृत गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि ये मध्यपाषाण युगीन सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी वही नक्काशी, वही चित्रकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये देखिए, इन चित्रों से आपको साफ पता चलेगा कि यहाँ पे जो मानव निवास करते थे वो यहाँ पे पाए जाने वाले रंगों का उपयोग करते हुए वो यहाँ पे चित्रों को बनाते थे, कारीगरी करते थे। इसके अलावा आदमगढ़ में उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था। वहाँ से औजार जो प्राप्त हुए थे वो थे हस्त कुठार, विदारणी, अंडिल, चक्रिर आदि उपकरण प्राप्त हुए थे। ये काफ़ी प्रमुख उपकरण हैं जो मध्यपाषाण काल के साक्ष्य के रूप में यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद आते हैं हम नवपाषाण काल में। जी हाँ, देखिए, पुरापाषाण काल हम पढ़ चुके हैं और मध्यपाषाण काल के बारे में भी हमने काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल के अंतर्गत यहाँ पर आपको समझना होगा कि अब जो उस समय का मानव था नवपाषाण काल का, अब उसने शिकार कुछ हद तक कम कर दिया था, और अब उसने पशुपालन और कृषि प्रारंभ कर दी थी। जी हाँ, देखिए, पशुपालन जब उसने करना प्रारंभ किया तो पशुओं के लिए जो चारा होता था वो हर जगह प्राप्त नहीं हो सकता था। जो आदि मानव होता था, मानव होते थे उस समय के, तो वो खानाबदोश ज़िंदगी जीवन जीते थे। अपने लिए जो भी मांस वगैरह होते थे, अपने लिए जो भोजन चाहिए होता था वो प्राप्त कर लेते थे। लेकिन पशुओं के लिए उन्हें जो जिस चारे की आवश्यकता होती थी वो ऐसे ही क्षेत्रों में आप पाए जा सकते थे जहाँ पे वो उपज सकते हैं, वहाँ पे वो उग सकते हैं। जो पौधे होते थे उनके आसपास के क्षेत्रों में उन्हें पशुओं के साथ रहना पड़ता था। लेकिन पशुओं के द्वारा जो प्राप्त जो भी उनके भोज्य पदार्थ होते थे, उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि क्यों ना इन्हें एक जगह पे रखते हुए, हम भी एक जगह निवास करते हुए, जिस तरह ये पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो हम भी पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने कृषि प्रारंभ की और शिकार के साथ साथ यहाँ कृषि को भी अपने भोजन का प्राप्त करने का एक साधन बना लिया। अब यहाँ पे जो शिकार होता था यहाँ पे बहुत ही कम होता था, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि अब पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल से होते हुए अब मानव इतना विकसित हो गया है, उसका दिमाग इतना विकसित हो गया है कि अब वो ज़्यादा मेहनत करने की बजाय यहाँ पे जो कम से कम मेहनत करके वो अपनी औजारों को प्राप्त करने की कोशिश करने लगा था। और इसी चीज़ का उपयोग करते हुए उसने हड्डी के उपकरणों से, क्योंकि हड्डी उससे आसानी से प्राप्त हो जाती थी और ये काफ़ी हल्की होती थी, शिकार करने के लिए आसान होता था इससे, तो जो हिरण के सींग होते थे इससे उसने औजार बनाना चालू कर दिया और हड्डी के उपकरण का उपयोग करते हुए वो शिकार करता था और कृषि के द्वारा भी अपने भोजन को प्राप्त करने का यहाँ पे साधन बना लिया था।
तो यहाँ पे आगे यदि हम चलें तो जो नवपाषाण काल के स्थान हैं मध्य प्रदेश में वो हैं जबलपुर, दमोह, सागर, होशंगाबाद। यदि आप ये देखेंगे तो ये लगभग नदी घाटी क्षेत्र के आसपास के ही हैं। किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई नदी है जहाँ पे ये आसानी से रह के निवास कर सकते थे। और इसी समय याद रखिएगा कि गृह निर्माण, अग्नि का प्रयोग, पहिए का निर्माण इसी काल से प्रारंभ हुआ था। वहीं इसके बाद हम बात करेंगे अब ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल कैसा काल, जहाँ तांबे के साथ साथ पत्थर का उपयोग चालू हो चुका था। जी हाँ, तांबे के साथ साथ पत्थर का उपयोग किया जाता था। तांबे के अलग औजार बनाए जाते थे और पत्थर के भी औजार बनाए जाते थे। तो ऐसे काल को बोला जाता था ताम्रपाषाण काल। अब मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, उसे मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से ताम्रपाषाण कालीन से जुड़े हुए काफ़ी स्थल विद्यमान हैं, उनको हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कायथा, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन जिले में स्थित है। ये देखिए मध्य प्रदेश की जो पश्चिमी भाग है इसे मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो उज्जैन है, इसी उज्जैन में एक छोटी सिंधु नदी के किनारे जो स्थल है वो है कायथा। और इस कायथा से ही लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व के बीच की सबसे पहली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि पहली ताम्रपाषाण कालीन बस्ती प्राप्त हुई थी जो कि कायथा के नाम से जानी जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में पहली ताम्रपाषाण कालीन बस्ती जो कि 2000 ईसा पूर्व, लगभग ये टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे स्ट्रेस नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सब अनुमान लगाया गया है, कोई एक फिक्स डेट नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बताया गया है, ये अनुमानता होती हैं। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि लगभग यहाँ पे 2000 ईसा पूर्व से, यानी कि 2000 BC से 1400 BC के बीच का जो पहली ताम्रपाषाण कालीन बस्ती थी वो कौन सी थी? कायथा। और ये कायथा कहाँ पर था? उज्जैन में। यहाँ से प्राप्त क्या क्या हुआ है, तो छेनी और कुल्हाड़ियाँ और तांबू। जो ये छेनी और कुल्हाड़ियाँ थी वो तांबा धातु की बनी हुई थी। इसके अलावा तांबा और मिट्टी की जो पशु आकृतियाँ हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा लाल मृदभांड, मृदभांड को आप एक तरह से मटके के रूप में ले सकते हैं। आपने मटका तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं, या सुराही देखी होगी, उसी रूप में आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो मृदभांड होते थे इसी तरह के कुछ होते थे, जैसे कि मैंने अभी आपको मटके के एग्जाम्पल के रूप में बताया। तो ये लाल मृदभांड और इसके ऊपर काले रंग के चित्र बने हुए करते थे। इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि काले रंग के चित्र बने हुए होते थे इन लाल मृदभांडों से। ये सभी प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कायथा से। दूसरा स्थल देखें तो ऐरण। हालांकि ऐरण लोग सती प्रथा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके लिए ज़्यादा जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं उनमें से एक है ऐरण। और ऐरण को पहले एरिकण नाम से जाना जाता था, जो कि सागर जिले में स्थित है। और ये सागर जिला आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश में। और यहाँ से भी लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व की जो बस्ती है वो प्राप्त होती है। तो ये भी एक ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है। इसके अलावा यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो हैं तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, काले लाल मृदभांड, और इसमें चित्रित मृदभांड, मतलब कि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उसे हम मृदभांड कहते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इसी तरह के कुछ साक्ष्य जो कि ताम्रकालीन बस्ती होने के प्रमाण प्रदान करते हैं, उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिली हैं? हमें यहाँ से ऐरण से। और ऐरण कहाँ पर है? सागर में स्थित है। इसके बाद आते हैं नवदा टोली। नवदा टोली जो कि खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित है, और ये भी स्थल कहाँ पर है? नर्मदा घाटी क्षेत्र के बगल में है। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये खरगोन है, और इसी खरगोन के महेश्वर में स्थित है यहाँ पे नवदा टोली। और नवदा टोली से ही ताम्रपाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। और ये 1660 ईसा पूर्व, यानी कि 1660 BC के बीच की मानी जाती है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो हैं झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर। तो ये जो घर होते थे वो चौकोर, गोल या आयताकार होते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है नवदा टोली को लेकर यहाँ पर। इसके अलावा जो नवदा टोली से अन्य चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो हैं चूल्हा, परिवहन की गाड़ी, काला लाल मृदभांड, गेहूँ, चना, मटर, मसूर की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तांबे और पत्थर के औजार प्राप्त हुए थे। इसके अलावा विदेशियों के आप्रवास
के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ताम्रपाषाण कालीन के स्थलों के अंतर्गत एक सुनियोजित नगर मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये खरगोन में, और खरगोन में कहाँ पर, तो नवदा टोली। तो नवदा टोली में ताम्रपाषाण कालीन बस्ती के अंतर्गत यहाँ पे एक सुनियोजित नगर प्राप्त हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखिएगा कि ये एक सुनियोजित नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो अगला है स्थल वो है नागदा। नागदा कहाँ पर स्थित है, तो उज्जैन। ये देखिए ये उज्जैन है, ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था कि इंदौर से निकलती है आपकी नर्मदा नदी, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच से होते हुए श्योपुर, मुरैना, भिंड से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है उज्जैन, और यहीं से एक ताम्रपाषाण कालीन बस्ती नागदा प्राप्त होती है। और यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो है मृदभांड, मतलब कि मिट्टी के बर्तन, और अस्त्र वगैरह भी कुछ प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है अवरा। अवरा फिर वही मंदसौर जिले में स्थित है अवरा ग्राम। ये जो आपको जिला दिखाई दे रहा होगा ये मंदसौर है, और ये भी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो लाल, काले, सफ़ेद रंग से रंगे हुए उत्कीर्ण भांड, मतलब वही भांड मतलब जो मिट्टी के बर्तन हैं वो प्राप्त हुए थे। और ये कौन से कलर के थे, लाल, काले, सफ़ेद रंग से रंगे हुए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये फैक्ट्स आपको याद रखें कि कौन कौन सी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती हैं और वहाँ से कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा ये कुछ प्रमुख स्थल और हैं जहाँ से ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि डागवाला उज्जैन, मूसा खेड़ी आज़ाद नगर इंदौर, खेड़ी नामा होशंगाबाद, बेसनगर शाजापुर। बेसनगर मतलब कि यहाँ पे ये विदिशा का क्षेत्र है, शाजापुर अलग क्षेत्र है, पश्चिमी निमाड़, धार, जबलपुर और भिंड। इन सभी के जो पास जो लगभग 30 से अधिक ताम्रपाषाणिक बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से काफ़ी प्रमुख जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी ना कभी ताम्रपाषाणिक बस्तियाँ थीं। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट्स यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे यदि मैं डायनासोर की बात करूँ तो सारोपॉड एक डायनासोर होते थे। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपने काफ़ी बार मूवी में वगैरह में भी देखा होगा कि ये काफ़ी कहना चाहिए शाकाहारी डायनासोर होते हैं। और ये जो डायनासोर थे, इन डायनासोरों की जो फीमर हड्डी है उसके जीवाश्म मिले थे कहाँ पर, धार जिले में। और इन्हीं चीज़ों की वजह से वहाँ पे डायनासोर नेशनल पार्क स्थापित किया गया। आपको पता होगा धार में डायनासोर नेशनल पार्क है, तो वहाँ से ही यहाँ पे सारोपॉड जो डायनासोर था उसके पैरों की फीमर की हड्डी के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। लेकिन इसके अलावा 1828 में एशिया में पहली बार कहीं पे डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए थे, तो वो जबलपुर में प्राप्त हुए थे। और जबलपुर में जो शिमला की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है, वहाँ से डायनासोर के जीवाश्म या डायनासोर के अंडे भी कह सकते हो आप, अंडे प्राप्त हुए थे। पाटबाबा क्षेत्र कहलाता है जहाँ से जिसके पास से यहाँ पे ये जीवाश्म प्राप्त हुए थे। वहीं इसके अलावा जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों से, ये जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है यहाँ के सभी आसपास के क्षेत्रों से डायनासोर की हड्डियाँ यानी कि अस्थियाँ और अंडों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे जबलपुर का उदाहरण दे चुका हूँ, धार का उदाहरण दे चुका हूँ। तो यहाँ से डायनासोर की अस्थियाँ और अंडे प्राप्त हो चुके हैं और इन्हें कहीं पर संग्रहित करके रखा गया है। तो यहाँ इन्हें टेम्स नदी के तट पर स्थित जो म्यूज़ियम है लंदन में, उन्हें वहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है। तो इस तरह ये जितने भी प्राग ऐतिहासिक काल की आवश्यक तथ्य थे उन्हें यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। ज़रूरी ये होगा कि आप इनके नोट्स बना के रखें, काफ़ी अच्छी तरह से इन्हें प्रिपेयर करें और आगे एग्ज़ाम में होपफुली ये आपसे पूछे जाएं और आप इनका अच्छी तरह से आंसर कर सकें। ऐसी बेस्ट विशेस के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इन्हें काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स गेन करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।